नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आज के हमारे रुद्रनॉमिक्स के सेशन पे। तो देखिए, हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने की बात कर रहे हैं, और अगले ही दशक तक जो है हम बात कर रहे हैं कि 10 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी हमें बनानी है। पर इसके लिए क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसमें से 4 मेजर रिफॉर्म्स के बारे में आज बात करेंगे। तो बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक। इकोनॉमी एक्सप्लेन्ड रुद्रनॉमिक्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले आज की जो मौजूदा हाल है कि फैक्ट्स की एक बार अगर बात कर ली जाए तो भारत का एम्बिशन है 7 से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अपना साइज लेके जाने का अगले एक दशक के अंदर, एंड अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। 2047 में क्या खास है, ये हमारी आजादी का 100वां साल होगा जो अंग्रेजों से हमने हासिल की थी। पर इसके अंदर सबसे बड़ा एक मेन सवाल क्या उठ के आता है, द की क्वेश्चन, दैट इज कैसे इसको फाइनेंस किया जाए, ड्यूरेबल वे में, स्टेबल वे में और एफिशिएंट वे में। देखिए, किसी भी देश को विकासशील से विकसित बनने की जो उसकी जर्नी है उसके अंदर फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर वो फाइनेंस कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। यानी कैपिटल जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए बिना बिना किसी वेस्टेज के। अच्छा, अब ये तो हो गया, चलिए कि ठीक है, सवाल की बात तो हो गई, पर इसका जवाब क्या है। तो देखिए, जवाब के बारे में ही बात करेंगे आज, सोल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में आपके लिए जो भी हम डेटा डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। एंड आपके जो मेंस का पेपर है उसके लिए भी रेलेवेंट है। तो जो अभी पंजाब पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं बच्चे, वो भी जो है रेलेवेंट, उनके लिए भी रेलेवेंट है इसमें डिस्कस की हुई चीजें। चलिए, सबसे पहले अब ये 4 प्रायोरिटीज जो निकल के आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स है उसमें पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म वाला कंपोनेंट है उसको और तेजी और अच्छे से रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट भी है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि किसी भी देश में, किसी भी नेशन में जो भी हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, एवरी नेशन, उसके अंदर जो भी हाउस होल्ड हैं, जो भी घर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक इनकम का हिस्सा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने रोजमर्रा के जरूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा, वो सेव करते हैं। ये सेविंग्स जो हैं आपकी जाती हैं किसी ना किसी प्रकार के सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में, यानी बैंक के अंदर हो सकता है, और बैंक के थ्रू ये जाता है किसी को बतौर लोन, यानी कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये पैसा बतौर कैपिटल यूज किया जाता है। और जब ये बतौर लोन इन्वेस्टमेंट की तरह जाता है तो ये क्या क्रिएट करता है, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ये सारा डोमेस्टिक सेविंग्स का खेल है। मतलब जो हाउस होल्ड, जो आप लोग, जो आप और मैं, हम सेव करते हैं, कि ग्रोथ हमारा जो मॉडल है वो इस डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट्स हैं वो इनडेफिनेटली एक्सपैंड नहीं कर सकती, यानी कि सरकार जितना पैसा मुहैया करा सकती है अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे वो टैक्स में इकट्ठा करे या सरकार खुद भी लोन उठाती है, डेट उठाती है, तो उसके ऊपर क्या है, देयर आर लिमिटेशंस, उसके ऊपर लिमिट्स हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कितना ही पैसा उठा लो और कितना ही जो है टैक्सेस लगा दो, लोग एक लिमिट के बाद लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते, उनको लगता है अनजस्टिफाइड है। दूसरी बात, बैंक्स आर स्ट्रक्चरली अनसुटेड टू लॉन्ग टेन और फाइनेंसिंग, के बैंक्स के अंदर जो जनरली पैसा देखने को मिलता है वो ऐसा होता है कि आपने पैसा जमा किया लेकिन आपने बहुत लंबे समय के लिए पैसा जमा नहीं किया है। आपने अगर मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज भी करा दी या रेकरिंग डिपॉजिट टाइप का चीज भी थोड़ा लंबे समय के लिए कराया, तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, 15-20 साल के लिए आपने पैसा वहां बैंक को नहीं दिया है, तो वो पैसा बैंक लंबे समय के लिए उधार में, लोन में नहीं घुमा सकता, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में, है ना। और तीसरा, फॉरेन कैपिटल पे हमारी निर्भरता उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। एक तो वॉलेटाइल भी है कि फॉरेन कैपिटल, कि भाई विदेशी निवेशक है, कब पैसा मांग ले, कब पैसा निकाल के चला जाए, तो आप उसके ऊपर कंप्लीटली लंबे समय के लिए तो निर्भर नहीं कर सकते। चलिए, अब वापस आते हैं कि ये इनमें से सबसे मेजरली हमारा पहला जो यहाँ पे स्टेप है, फर्स्ट रिफॉर्म या फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, हाउस होल्ड सेविंग जो है वो अभी तक भी लार्जेस्ट कंपोनेंट है भारत के सेविंग्स के पूल का, जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग है। जैसे नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो है, कि हाउस होल्ड का जो नेट जो वो पैसा सेव करते हैं वो मल्टी डेकेडल लो, यानी पूरे इस एक दशक के अंदर सबसे अपने निम्न स्तर पे पहुंच गया, अराउंड 5.3% ऑफ द जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023।
वाइल हाउस होल्ड डेट हैज रिजन, कि जो हाउस होल्ड ये सेविंग करते हैं उसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो हाउस होल्ड ये कर्जा लेते हैं, जो ये उधारी उठाते हैं, डेट उठाते हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली टू ओवर 40%। चलो ठीक है, डेट अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं होता, डेट का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो ये आखिरी फैक्ट है कि बोरोइंग जो है उसको देखने को, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंक्रीजिंग की जो हाउस होल्ड है वो पैसा डेट में जो उठा रहा है वो किस लिए कर रहा है, फाइनेंस करने के लिए कंजम्पशन को, रादर देन लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन। कंजम्पशन का मतलब कैसे हो गया, खाया पिया मौज मस्ती कर ली, अपना उड़ाए, शॉपिंग कर रहा है जाके, ठीक है, मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म का कोई एसेट क्रिएशन जैसे हो सकता है मान लो फिजिकल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें एसेट नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर ये कंजम्पशन में जा रहा है तो कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है तो कोई कल को रिटर्न्स नहीं देगा, रिटर्न्स नहीं देगा तो इस हाउस होल्ड की सेविंग जो है उसमें और दिक्कतें आने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साथ में एक और बात कि ऑल्दो एक मार्केट में, भारत की इकोनॉमी में जो चीज देखने को मिली है, फाइनेंशियलाइजेशन नाम का एक टर्म हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अभी 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 बताता हूँ, पहले इतनी सी बात पढ़ लो कि फाइनेंशियलाइजेशन जो है ऑल्दो इंक्रीज हुई है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इक्विटीज के थ्रू, ठीक है, पर इससे ये जो डिक्लाइन देखने को मिला लॉन्ग टर्म सेविंग्स में, जो पेंशन में, इंश्योरेंस में जाती थी और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको ये रिप्लेस नहीं कर पाई है। अब इस पूरी ये जो इतना पार्ट है जो हमने डिस्कस किया, इसका मतलब देखो समझाता हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ये फाइनेंशियलाइजेशन है, फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांजैक्शंस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि एक तरफ आप क्या कर रहे हो, भारत की इकोनॉमी के अंदर देख रहे हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये वाले प्रोसेसेस से, इनके अलावा लोग पैसा कमाने के लिए कैसे कर रहे हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, इनके अंदर पैसा लगा के इनसे, इनके थ्रू जो है अर्निंग्स कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन, के ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांजैक्शंस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियलाइजेशन जो है हम क्या बोल रहे हैं, फोकस कैसे हो रहा है, इन शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल प्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एसेट्स। शॉर्ट टर्म गेन्स इन्फ्लुएंस हर चीज को करता है, जहां पे कॉर्पोरेट बिहेवियर जो शेयर होल्डर को प्रायोरिटाइज करे, हाउस होल्ड डिसीजंस, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती है फाइनेंशियलाइजेशन के अंदर, ठीक है। साथ साथ अच्छा, इसमें आप कैसे बोल सकते हो कि लोग जो है, जैसे आपने भी देखा होगा कि आज वाली जनरेशन जो है वो शेयर के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके और बाहर से भी ग्रोथ अपनी पैसा कमाती है। तो ये है क्या, फाइनेंशियलाइजेशन। प्लस इट इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन, हायर डेट लेवल्स एंड ग्रेटर रिलायंस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल मॉडल्स, ठीक है। अब देखो ये एक एक एवोल्यूशन है, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमारे लिए। यहाँ पे जो हमने ये डिस्कस कर लिया, इसका डेफिनेशन देख लिया और इसका जो है हमने मतलब और इसका ट्रेंड देख लिया, ठीक है। इसी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप पीडीएफ निकाल लेना, ये डेफिनेशन अगर आपको चाहिए हुई तो। चलो वापस आते हैं, देखो अब हमने यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हाँ इसके ऊपर, कि हालांकि फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ी है, मतलब कि लोग जो हैं पैसा इस तरह से डाल रहे हैं तो वो भी जा रहा है कहीं ना कहीं ग्रोथ को सपोर्ट करने में, लेकिन जो है ये किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है पूरे तरीके को, जो पूरे तरीके से जो डिक्लाइन देखने को मिला स्टेबल लॉन्ग टर्म सेविंग्स के अंदर, ठीक है। जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये वाला हमें रीबिल्ड करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक सेविंग्स। आई होप ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पहला रिफॉर्म, जो फर्स्ट रिफॉर्म निकल के आया वो क्या निकल के आया कि भाई इसीलिए रीबिल्ड करना पड़ेगा आपको, किस चीज को, जो ये आपका डोमेस्टिक सेविंग्स है, जो कि एक तरह से आप कह लीजिए नींव है, फाउंडेशन है ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, के बाकी सभी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इसके ऊपर अपना नींव, अपना फाउंडेशन, अपना बेस इसके ऊपर ही देखती हैं, ठीक है। चलो ये हुआ पहला रिफॉर्म। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन हमने देख ली। दूसरा जो है मेजर यहाँ पे रिफॉर्म जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है कि हमें विकसित भारत की तरफ अग्रसर होने के लिए चाहिए कि शिफ्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जो लॉन्ग टर्म वाला फाइनेंसिंग है उसको शिफ्ट किया जाए, कहां से, फ्रॉम बैंक्स टू मार्केट्स। अच्छा, अब आप सोचोगे फ्रॉम बैंक्स टू मार्केट्स क्यों, ऐसा क्यों चाहिए भाई। देखो इस बात को समझो, हम इसको थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस किया भी था। आप जब एक बैंक में पैसा जमा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो आप क्या करते हो, जब
आप एक बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है, आप मान लो दिस इज अ बैंक, आप इस बैंक के अंदर पैसा जमा कर रहे हो, तो या तो आप क्या करते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करते हो, सेविंग्स अकाउंट के अंदर आप इसमें पैसा जमा करते हो, तो एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जैसे आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर मान लो 10 लाख रुपए पड़े, आपको 5 लाख रुपए चाहिए, आप बैंक गए, आपने बैंक में 5 लाख का चेक दिया और आपने वो पैसा वहां से निकाल लिया। दूसरा हम बोलते हैं जिसको डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट एक और होता है टाइम डिपॉजिट, जो मैं अभी तुम्हें बात भी कर रहा था कि फिक्स डिपॉजिट करवा दी, मान लो एफडी करवा दी, भाई कितने साल की एफडी करवा दी होगी, 1 साल की, फिर उसको क्या करते हो तुम, रिन्यू करवा लेते हो, फिर रिन्यू करवा लिया, मान लो चलो तुमने 5 साल 10 साल तक के लिए एफडी रख भी ली, 5 10 साल बाद तुम्हें लगेगा नहीं यार इसको कहीं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इसका कुछ सिल्वर खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, कोई और किसी और जगह आप तुम्हारा कोई खर्चा आ गया, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की या लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ की, उसमें हमें जो पैसा घुमाने को चाहिए लोन के अंदर वो चाहिए जनरली लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए। ये बैंक जो है इसके पास जो लिक्विडिटी जो पैसा है वो यूजुअली कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, इसके पास लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं होता उतना पैसा जितना हमें चाहिए ग्रोथ को अपनी फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। तो इसीलिए देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये बैंक जो है ना ये उतना केपेबल नहीं है, इज लेस केपेबल, या मैं इसको ये भी बोल दूं ना कि इज अ लिटिल इनकेपेबल, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ देखो भाई शिफ्ट करने की जरूरत है बैंक्स से मार्केट्स की तरफ, किस चीज के लिए, लॉन्ग टेनोर, लॉन्ग टेनोर मतलब जो लंबे समय वाला, टेनोर का मतलब जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। तो देखो ये इसी बात को लिखा हुआ है यहाँ पे शब्दों में कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, हाँ बहुत अच्छी बात है, आज की डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में माना जा रहा है पूरे एक डेकेड के अंदर, है ना। बट बैंक की जो लायबिलिटीज हैं वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में रेंज करती हैं। जो कस्टमर का पैसा उसके पास आता है डिपॉजिट के तौर पे, जो उसको कभी भी वापस करना पड़ सकता है ना, लेकिन ग्रोथ रिक्वायर्स लॉन्ग जेस्टेशन कैपिटल। यही जो तुम्हें अभी समझा रहा था ना उसको बस वर्ड में लिख दिया, लॉन्ग जेस्टेशन या गेस्टेशन जैसे ही बोल लो इसको अंग्रेजी में, लॉन्ग जेस्टेशन कैपिटल। अच्छा अब ये लॉन्ग जेस्टेशन कैपिटल क्या होता है, देखो इस बात को समझाता हूँ, डेफिनेशन भी दिखाता हूँ इसकी, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स करके हमने ये नया सेक्शन ऐड किया है अपनी वीडियोस में। देखो जेस्टेशन का मतलब ये होता है, ये एक ना इकोनॉमिक्स में ना वर्ड यूज करते हैं कि आप जब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालते हो वर्सेस जब आपको उस पर रिटर्न मिलना शुरू होता है। मतलब ऐसे मान लो कि तुमने एक फैक्ट्री लगाई, लेट्स सपोज तुमने क्या किया, ऐसे मान लेते हैं कि तुमने मान लो चलो एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री लगाई। तो अब ये शर्ट बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो, तुमने उसमें जमीन खरीदी या रेंट पे ली, तुमने कुछ मशीन ली, तुमने लेबर हायर की, तुमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसके बाद तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ये क्या हो गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तुम्हारे पास रिटर्न्स नहीं आए हैं। तुम्हारे ऑर्डर जाएंगे आगे, वो सेल ऑर्डर लगेगा, वो बिकेंगे, जाके सेल होंगे, उसके बाद कुछ उस पर रिटर्न आएगा। मतलब उसके बीच में एक क्या है, देयर इज अ सर्टन टाइम गैप, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, ठीक है। लॉन्ग कैपिटल जेस्टेशन का मतलब ये हो गया कि रिलेटिवली लंबा समय है ये, लॉन्ग पीरियड बिटवीन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहां पे आप तुमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड द टाइम व्हेन इट बिगिंस जनरेटिंग अ सिग्निफिकेंट रिटर्न या फिर प्रोडक्शन। तो अक्सर देखो जो भी तुम्हारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, ये ऐसे जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इनका जो कैपिटल जेस्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है, क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट होने में कहीं ना कहीं 10 से 12 साल भी लग सकते हैं और हो सकता है उसका रिटर्न जनरेट करने में भी हमें टाइम लग जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, चैलेंज क्या आती है कि तुम्हें एक तो फाइनेंस चाहिए अच्छा खासा, और वो फाइनेंस भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधारी में नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अच्छा हाँ सॉरी अभी यहाँ पीछे बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे ये वो तो हो गया लॉन्ग जेस्टेशन कैपिटल, मैं आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखो बैंक्स के लिए क्या बोला गया कि भाई ये सूट करते हैं किस चीज के लिए, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल चाहिए, रिटेल वाले व्यक्ति को क्रेडिट चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पर ये ना प्राइमरी फाइनेंसर नहीं हो सकते किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैन्युफैक्चरिंग के। क्यों, इसमें यही दिक्कत आती है, ये लॉन्ग टर्म वाला बैंक के पास कैसा है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाला तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में बैंक थोड़ा उसका जो है ना हाथ कह सकते हो टाइट है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे चलो ठीक है, ये तो सवाल हो गया या चैलेंज हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है भाई,
सोल्यूशन भी तो होगा ना कुछ। हाँ सोल्यूशन है भाई हमारे पास, बिना सोल्यूशन के तो हम बात नहीं करते। कि मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग देयरफॉर इज एसेंशियल, कि ये जो मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग है ना, इसका रोल फिर क्या हो जाता है, इसका रोल हो जाता है हमारे लिए क्रूशल, कि ये पैसा जो है ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स को। सो इंडिया का जो हमारा भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड माने बॉन्ड ऐसा मान के चलो कि मार्केट से पैसा उठा रहे हो उधार के अंदर, ठीक है, डेट, डेट मतलब उधार, ठीक है, ये इसको समझो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेट, उधार। पर ये बैंक से नहीं है, ये बाजार से उठाया, मार्केट से उठाया, जैसे बॉन्ड्स को खरीद के, ठीक है। ये एक्सपैंड तो किया है, लेकिन अभी भी अगर हम अपने जीडीपी के मुकाबले देखें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अभी भी ये कम है। पहली बात, इट इज स्टिल शैलो, फर्स्ट। सेकेंड, ये ना हाईली रेटेड इशूअर तक ही सीमित है। अभी जैसे मान लो तुम जो अच्छे तुम्हारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, ऐसे बड़े बैंक्स हैं, ऐसे बड़े कंपनीज हैं, है ना, अभी सिर्फ उन तक थोड़ा लिमिटेड ज्यादा है। एंड डोमिनेटेड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट्स। तो वहां पे क्या है, ये ना बहुत भी अभी ऐसे कह लो कि बहुत वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, अभी उतना व्यापक तौर पे ग्रोथ को अभी फंड नहीं कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें हमें देखने को मिलता है चैलेंज आज की डेट में जो इंडियन इकोनॉमी में है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। अगली बात, सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी लिमिटेड है, रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा लो है, एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो ज्यादा कॉशियस रहते हैं अबाउट लॉन्ग टेन्योर एंड लोअर रेटेड बॉन्ड्स। क्यों, देखो भाई अब सीधी बात है, थोड़े रिस्क भी है ही है ना इसके अंदर, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहता है कि कैसा रहेगा मार्केट का परफॉर्मेंस। चलो अच्छा, अब ये तो हो गई सारी यहाँ पे इसके साथ साथ इसकी ओवरऑल बात। अब क्या करने की जरूरत है कि इसको थोड़ा और लंबे समय के हिसाब से deepening of bond markets, expanding the role of pension and insurance matter more for long term growth than incremental banking reforms। कि छोटे छोटे बैंकिंग रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, आरबीआई करता भी रहता है, सरकार की तरफ से भी होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला जो है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेट लॉन्ग टर्म वाली जो फाइनेंसिंग है वो बैंक के बस की उतनी नहीं है जितना मार्केट्स उसमें रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा मेजर रिफॉर्म। चलो इसके भी नोट्स बना लेना साथ साथ, या वीडियो के बाद इसको पीडीएफ जो है लिंक में मैं डाल दूंगा इसकी। चलो अब आते हैं तीसरे पे। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वाले में हमने लॉन्ग कैपिटल जेस्टेशन की बात की थी, आई होप ये भी समझ में तुम्हें आ गया होगा। चलो अब आते हैं तीसरे अपने रिफॉर्म के ऊपर, यानी इंप्रूव कैपिटल एफिशिएंसी। अच्छा, कैपिटल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि तुम कितना इनपुट डाल रहे हो और उससे करस्पॉन्डिंगली कितना आउटपुट तुम चाहते हो, क्या क्या जवाब होगा तुम्हारा, कि तुम चाहोगे यार कम से कम इनपुट एफर्ट मेरा ज्यादा अचीव हो जाए। तुम चाहोगे अच्छा मैं डेली ना मैं सिर्फ 7 घंटे पढ़ लूं, मैं नहीं पढ़ सकता यार 12-14 घंटे, 7 घंटे पढ़ के और मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाए या मेरा जो है पीसीएस क्रैक हो जाए। तो तुम चाहोगे हाँ ठीक है यार 7 घंटे की इनपुट और अच्छा आउटपुट मिल जाए, बढ़िया मेरा मेंस का पेपर क्लियर हो जाए, है ना, अच्छे मार्क्स के साथ, तो मैं बोलूंगा यार मेरी कैपिटल एफिशिएंसी अच्छी है। वैसे देखो जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, ये क्या होता है, अभी डेफिनेशन दिखाता हूँ, समझाता हूँ, इसको पहले पढ़ लो इतना, कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो रफली कहाँ रेंज करता है हमारा, 4 से 5.5 के बीच में। अच्छा, जिसका मतलब क्या हुआ कि सस्टेन करना हाई ग्रोथ के लिए यहां तो उतना हो नहीं पा रहा, सेविंग्स और फिजिकल रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है। अच्छा अब देखो पहले तो ये समझाता हूं कि इसका मतलब क्या। देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो लेट्स सपोज इनपुट एंड उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट। अगर मैं इनपुट जो है यहाँ पे कोई भी एक यूनिट इनपुट डाल रहा हूं, मैं क्या चाहूंगा उससे आउटपुट हाइयर आए या लोअर आए, ऑफकोर्स मैं चाहूंगा हाइयर आए। तो अगर मेरे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हाइयर आ रहा है तो वो बेटर है ना, इसका मतलब है कि बढ़िया तरीके से काम हो पा रहा है, प्रोसेसेस जो है वो कैसे हैं, वो एफिशिएंट है। लेकिन अगर इनपुट डालने के बावजूद आउटपुट जो है वो लो आ रही है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो कैसा है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। इसी को हम देखते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो के तौर पे। अब ये जो समझा रहा था ना, इसको डेफिनेशन में डाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो क्या बताती है बतौर एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर, इसकी डेफिनेशन अगर देखे तो, कि हाउ मच कैपिटल जो है, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको चाहिए एक और यूनिट या एक यूनिट इकोनॉमिक आउटपुट का प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
इंडिकेटिंग कि कैपिटल एफिशिएंसी कैसी है। मतलब अगर लोअर है ये रेशो, लोअर का मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा यू पुट लेस अमाउंट ऑफ इनपुट बट करस्पॉन्डिंगली आपको जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है हाइयर। तो ये अच्छी बात हुई है ना, कि कम इनपुट से हाइयर आउटपुट, मतलब ग्रेटर एफिशिएंसी, बढ़िया चल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस तुम्हारा, सारा कुछ जो है अच्छा चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। दूसरा इसको बोलते हैं कॉर, COR, कैपिटल आउटपुट रेशो। दूसरा यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको ध्यान से समझ लो। आईकॉर, आईकॉर देखो स्पेसिफिकली क्या बात करता है कि अगर तुम्हें आउटपुट का एक एडिशनल यूनिट चाहिए, 1 एडिशनल यूनिट आउटपुट का चाहिए, उसके लिए इनपुट कितनी चाहिए होगी। इनपुट मतलब कितना और कैपिटल डालना मुझे पड़ेगा, कितना और मान लो पैसा मुझे और उसके अंदर डालना पड़ेगा ताकि मुझे सामने एक यूनिट और एक्स्ट्रा आउटपुट मिल जाए। जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं एक यूनिट यहाँ पे बोल देता हूँ कि मान लो मुझे 1% जो है जीडीपी इंक्रीज करना है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज जीडीपी बाय 1%, जितना भी परसेंट चल रहा है उसमें 1% मुझे और इंक्रीज करना है। कि अगर मान लो मेरा अभी जीडीपी चल रहा है 7%, ये ग्रोथ रेट चल रहा है, मुझे इसको लेके जाना है 8% के ग्रोथ रेट पे। अब 7 से 8% का ग्रोथ रेट 1% का उछाल हुआ, ये करने के लिए मुझे इधर पीछे से कैपिटल इनपुट जो है वो कितना चाहिए होगा। अब जितना लो चाहिए हो, ये कम इनपुट चाहिए हो, 1% ग्रोथ रेट बढ़ जाए उससे कम इनपुट में, बड़ी अच्छी बात है यार, सारे खुश हैं इसमें। लेकिन ज्यादा अगर इनपुट चाहिए होगा तो इसका मतलब है कि प्रोसेसेस मेरे इनएफिशिएंट है, जो यहाँ हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो पीछे हमने बात की ना 4% से लेके 5.5% कहीं पे वो बैठता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने 1% ग्रोथ या 1% आउटपुट बढ़ाने के लिए यहाँ पे तुम्हें 4 या 5.5 यूनिट जो है इनपुट बढ़ानी पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि ये एफिशिएंट नहीं है उतना, समझ रहे हो बात को। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए क्रूशियल होता है कि भैया तुम्हारे इतने रिसोर्सेज इनपुट में जाएंगे तो आगे 1% जो है आउटपुट में इजाफा देखने को मिलेगा, जिसको बोल रहे हो क्या, आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ, कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कि इतनी कैपिटल बढ़ाने के लिए कितना इनपुट मुझे और देना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं। तो आईकॉर को हम क्या बोलते हैं, इट असेसेस हाउ मच इन्वेस्टमेंट मस्ट जनरेट अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टिपिकली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, चलो अब मैं उम्मीद करता हूं कैपिटल आउटपुट रेशो एंड आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, दोनों समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसको खत्म करने से पहले फटाफट क्या चाहोगे, हाई हो या लो हो। हम बोल रहे हैं आईकॉर कैसा हो, लो हो। लो का मतलब क्या हुआ, इनपुट कम डालने से भी आउटपुट हमें हाई देखने को मिलेगा, तो आपकी इकोनॉमी अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा शॉर्ट हो गया, वापस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो क्या बोल रहे थे, इसीलिए कि ये 4 से 4.5%। अच्छा अब देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो हमारी 4 से 5.5% के बीच में जो है आईकॉर रेंज कर रहा है, ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट एक्स्ट्रा जीडीपी और ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इनपुट 4 से 5.5 यूनिट और एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ, यहां से जो पैसा जा रहा होगा वो उतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। तो ग्रोथ अगर आपको अच्छी सस्टेन करवानी है तो और तरफ मतलब सेविंग्स, फिजिकल रिसोर्सेज पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो इधर से पैसा आ रहा है वो ज्यादा लग रहा है 1% आगे और आउटपुट को बढ़ाने के लिए। समझ के बात। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, इंप्रूविंग कैपिटल एफिशिएंसी देयरफॉर इज अ फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कि भाई ये तो पहले फर्स्ट ऑर्डर की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। सेकंड, अगला, लार्जेस्ट गेन्स लाए इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, के एग्जीक्यूशन में जो है प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, इसको और बेहतर बनाया जाए। बेटर अप्रूवल्स, फास्टर अप्रूवल्स सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेडिक्टेबल रेगुलेशंस बाय डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज, जिसमें कह सकते हो गवर्नमेंट भी है, जिसमें कह सकते हो रिजर्व बैंक है, सेबी है, और आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एटसेट्रा, जो भी सारे रेगुलेटरी बॉडीज है। फर्दर क्विकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पे रोल किसका आ जाता है, जुडिशरी का, हमारे कोर्ट्स का, हमारे ट्राइब्यूनल्स का, है ना, जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हम बोलते हैं। क्या करने के लिए, ताकि रिड्यूस हो सके कैपिटल रिक्वायर्ड टू सस्टेन ग्रोथ। इसके बिना
जो इन्वेस्टमेंट अगर करोगे भी बढ़ा के तो वो रिटर्न्स उतने नहीं देगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तीसरा वाला रिफॉर्म जो है समझ में आ गया है कि इंप्रूव करने की जरूरत है कैपिटल की एफिशिएंसी। चलो ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देख लेना, ये डेफिनेशंस नोट कर लेना, ये तुम्हारे पेपर में पूछी जा सकती है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला लास्ट रिफॉर्म चौथा, यूज करा जाए स्टार्टअप्स का, डीप टेक्नोलॉजीज का, क्या करने के लिए, टू बेंड द कैपिटल आउटपुट कर्व। अच्छा अब देखो पहली बात तो ये बेंड द कैपिटल आउटपुट कर्व कुछ नहीं है, सिर्फ डरना मत इसको देख के। कैपिटल आउटपुट कर्व का मतलब ये जो हम अभी पीछे सीओआर कैपिटल आउटपुट रेशो और आईकॉर पढ़ के आया ना, बस उसमें कैपिटल इस कर्व का मतलब यही हुआ कि मैं थोड़ा अगर आई जस्ट पुट सम लो इनपुट इट करस्पॉन्ड्स टू अ हाइयर आउटपुट, कि अगर मैं थोड़ा कम इनपुट यूनिट भी देता हूं, ठीक है, उससे भी मुझे हाइयर आउटपुट में कन्वर्जन देखने को मिलता है। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे अपने सेंस में कि बेंडिंग द कैपिटल आउटपुट कर्व इस तरह से जहां पे वो एफिशिएंट बिहेवियर डिस्प्ले करे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक रोल है भारत के स्टार्टअप्स का, स्टार्टअप के इकोसिस्टम का जिसको सरकार ने बिल्ड किया है, दैट इज अंडर अप्रिशिएटेड, और यहाँ पे मिसिंग है अंडर अप्रिशिएटेड। हम क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज इंटेंसिव फर्म्स जो हैं जो वो हाइयर आउटपुट जनरेट कर सकती हैं विद लोअर कैपिटल, है ना, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। प्लस अपॉर्चुनिटी इनके अंदर लाई करती है जहां पे दैट इंप्रूव्स एफिशिएंसी अक्रॉस लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी एंड पब्लिक सर्विसेज। इन सब में ये स्टार्टअप अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट वी आर अ यंग डेमोग्राफी, और हमें अपने जेनजी को जो है यूटिलाइज करना है ग्रोथ के लिए, और उस जेनजी की अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी और नेशन की ग्रोथ के लिए भी। चलिए तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम इस फोर्थ और लास्ट रिफॉर्म में कि सपोर्टिंग दी सेक्टर्स जो है उसके अंदर आपको कैपिटल चाहिए जिसमें थोड़ा रिस्क भी होगा एंड पेशेंस भी चाहिए, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज, ये एकेडमिक है, ठीक है, एंड सरकार की तरफ से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो रिकॉग्नाइज करे इन लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड को। क्योंकि एक बात समझो, जहां पे स्टार्टअप की बात आप कर रहे हो, इसको ग्रो करने में, इसको सस्टेन करने में थोड़ा टाइम जो है वो लंबे समय का लगेगा। इट विल नीड सम टाइम, इट विल नीड फाइनेंसिंग सपोर्ट, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन हाँ ये क्या होगा कि अगर ये ठीक से काम कर रहा है, सो सॉरी, हाँ कि अगर ये ठीक से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ये जो अंडर अप्रिशिएटेड इकोसिस्टम है पूरा, इसको तुम इसको लेवरेज कर सकते हो। ठीक है जी। चलो तो ये था आखिरी रिफॉर्म, जो फोर्थ रिफॉर्म है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लेवरेज करें। चलिए लेट्स नाउ कंक्लूड द सेशन। तो देखो विकसित भारत तो कैसे भी कैसे करके बनना ही है 2047 तक, ये हमारा नेशनल रिजॉल्व है। तो इसमें एक तो जो है फोकस कहाँ पे चाहिए कि फाइनेंसिंग को शिफ्ट चाहिए कि वो फोकस अपना क्वांटिटी पे केवल ना रखे, क्वालिटी पे भी रखे, ठीक है, ताकि ये पैसा मुहैया कराया जा सके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भारत की। डोमेस्टिक सेविंग्स, शिफ्टिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टूवर्ड्स मार्केट जो बात करके आए हैं, इंप्रूविंग कैपिटल एफिशिएंसी जिसकी अभी बात करिए, एंड लेवरेजिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दे आर पैरेलल एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग प्रायोरिटीज, ठीक है, सिंपल प्लेन बात कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एंड टुगेदर हम बोल सकते हैं कि ये बैकबोन फॉर्म करते हैं हमारे नेक्स्ट रिफॉर्म एजेंडा की, जो सेंट्रल है भारत के विकसित भारत के 2047 के विजन से, जिसको हम बोल रहे हैं कि अभी हम फिलहाल किसमें चल रहे हैं, अमृत काल में, जो ये 25 वर्ष का समय है टिल 2047, जहां तक हमें विकसित भारत जो है वो स्टेटस $30 ट्रिलियन इकोनॉमी इससे ऊपर भी अचीव करना है। ठीक है, चलो तो आई होप आज का वीडियो समझ में आया है। ये प्री और मेंस के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स कर बना लेना एंड रिवाइज कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे अच्छे और कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।